हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 13 सितंबर 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज के करंट अफेयर बहुत ही सिंपल हैं, एक बार में ही सुनते आपको याद हो जाएंगे। बहुत ही बिल्कुल सीधे सीधे से क्वेश्चन है और सीधी सीधी सी न्यूज़ है बिल्कुल। आपके कई सारे मैसेजेस मिलते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन इसके अलावा कहीं पर भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप मेरे करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बस मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि डेली करंट अफेयर देखने के बाद टेलीग्राम से पीडीएफ एक बार आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें करंट अफेयर के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा स्टैटिक जीके भी होता है। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने सरहिंद का युद्ध लड़ा था। तो बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा था किसने? तो ये लड़ा था हुमायूं ने। और जो ये बैटल ऑफ सरहिंद है, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था। सिकंदर शाह सूरी शेर शाह सूरी का बेटा था। ये बैटल सन 1555 में हुआ था दिल्ली में। और इसी के बाद मुगलिया सल्तनत एक बार फिर से जम गई थी दिल्ली के अंदर। एक बैटल आपसे और पूछता है शेर शाह सूरी से जुड़ा हुआ हुमायूं का, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा ये शेर शाह सूरी से हुआ था सन 1539 में। इसी तरीके से अगले साल 1540 में भी एक बैटल हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज, या इसी को बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी शेर शाह सूरी से ही हुआ था। तो 1539 और 40 ये दोनों बैटल हुमायूं हारा था, और 1555 वाला जो सरहिंद का युद्ध था, इसको हुमायूं जीता था। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में ये कौन सा आईआईटी है जिसके साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक पैक्ट साइन किया है? और ये आईआईटी भारत सरकार को हेल्थ केयर इक्विपमेंट बनाकर देंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होंगे। तो ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ भारत सरकार के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने पैक्ट साइन किया है। ये जितने भी हेल्थ केयर इक्विपमेंट आईआईटी कानपुर बनाएगा, वो सब पूरे तरीके से इंडिजिनस होंगे, मतलब पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित होंगे, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये जो पैक्ट है, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से एल एस चंगसन ने साइन किया है, और उनके साथ ये पैक्ट साइन किया गया है आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर जो है प्रोफेसर मनिंद अग्रवाल। तो इन दोनों के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। हाल ही में कौन सा देश है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलियांस का 101वां सदस्य बन गया है उसे ज्वाइन करके? तो ये देश है नेपाल। इंटरनेशनल सोलर अलियांस की स्थापना भारत ने करी थी साल 2015 में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये पहले नई दिल्ली था, अब इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मेन उद्देश्य ये था कि पूरे दुनिया भर में सोलर एनर्जीज को लीड करना। और आज की डेट में ऐसा हो भी रहा है। भारत पूरे वर्ल्ड में जो सोलर एनर्जीज के प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम पे होंगे, उन सभी पर लीड करता है। एक टाइम हुआ करता था 2015 में जब इसकी स्थापना करी गई थी, तब केवल 8 से 10 कंट्रीज ने ही इसे ज्वाइन किया था। पिछले कुछ सालों में 101 का आंकड़ा पार हो चुका है। नेपाल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल की कैपिटल तो आपको पता ही है, काठमांडू। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोलंबिया की कैपिटल लिख के बता सकते हैं? देखता हूँ किसे पता है। हाल ही में ये कौन है जो कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है आर एस शर्मा। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले अपनी सर्विस में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के भी सीईओ ये रह चुके हैं। उसके अलावा यूआईडीएआई जो है, जिसे उदय बोला जाता है, जिसने आधार कार्ड बनाए हैं पूरे भारत में सबके, इसके भी मिशन डायरेक्टर ये रह चुके हैं। और भी कई सारे संस्थान हैं जहां पर डायरेक्टर और चेयरपर्सन की पोस्ट पर ये रह चुके हैं। तो बहुत ही रिच इनका करियर है, और अब ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को संभालेंगे। ओएनडीसी की स्थापना साल 2021 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके सीईओ हैं थाम्पी कोसी। क्या नाम है? थाम्पी कोसी। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा 2024 का इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन होस्ट किया जाएगा? तो ये है इंडियन एयरफोर्स। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस साल इंडियन एयरफोर्स
सितंबर के महीने में, मतलब इसी महीने में, तरंग शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। तरंग शक्ति आज तक की इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करी गई सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, इसी के बिसाइड, मतलब इसी के बराबर में एयरफोर्स के द्वारा एक विमान की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य ये है कि दुनिया भर की जो एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं, उनके लिए भारत में बनने वाले जो एयरक्राफ्ट होंगे, वो शोकेस किए जाएंगे, जैसे कि तेजस वगैरह हो गए। ठीक है, तो दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारत में भी एयरक्राफ्ट बनते हैं जो कि पूरे तरीके से इंडिजिनस हैं, और हमारी जो एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, वो उसका यूज भी करते हैं बखूबी। बाय द वे, ये जो प्रदर्शनी है, इसकी शुरुआत कल के दिन से हो चुकी है, मतलब 12 सितंबर से, और इसका समापन कल के दिन होगा, मतलब 14 सितंबर को। तो 3 दिन की ये प्रदर्शनी है, 12, 13 और 14 सितंबर को। कहाँ पर आयोजित हो रही है? तो ये है जोधपुर। कहाँ पर? जोधपुर। तरंग शक्ति भी राजस्थान में ही आयोजित करी जा रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में करी गई थी, और बहुत जल्द इसका स्थापना दिवस भी आने वाला है। हर साल इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इस टाइम पर एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो टोटल इस बार 15 ऐसे लोग हैं पूरे भारत भर से जिनको सम्मानित किया गया है, और ये सारी महिलाएं हैं जिनको सम्मानित किया गया है, और ये सब नर्स हैं, एक तरीके से नर्सिंग सेक्टर से आती हैं। देखिए, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है, इनकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1973 में करी गई थी। इस अवार्ड को स्पेशली नर्सेस को ही दिया जाता है, एक तरीके से समाज में जो नर्सेस का योगदान है उनकी केयर करने के लिए, तो उनको ट्रिब्यूट है इन अवार्ड्स के जरिए। ये अवार्ड अपने आप में एक मेडल कंसीडर करता है, और मेडल के साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और साथ में 1 लाख रुपए का प्राइज मनी भी इसके साथ दिया जाता है। किन किन लोगों को मिला है, पूरे 15 लोगों की लिस्ट मैंने पीडीएफ में दी हुई है, तो वहां से एक बार आप देख लीजिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हो हाल ही में 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का नोबेल भी इसको कहा जाता है। तो 3-4 दिन पहले ही करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है, इनका नाम है हायाओ मियाजाकी। क्या नाम है? हायाओ मियाजाकी। ये सम्मानित किए गए हैं रेमन मैग्सेसे से। बाय द वे, आप लोग रवीश कुमार को जानते होंगे। रवीश कुमार को भी रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया था कुछ टाइम पहले ही। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको नेटवर्किंग के क्षेत्र में लिंक्डइन ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2024 में टॉप रैंक हासिल हुई है? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। मतलब कहने का ये है कि ये भारत का वो संस्थान है, या फिर आप बोल सकते हो दुनिया में वो संस्थान है जो कि नंबर 1 पे है, जो कि एमबीए का कोर्स कराते हैं नेटवर्किंग के क्षेत्र में। तो इनका कोर्स बेस्ट पाया गया है, जो टोटल इनका कार्यक्रम है एमबीए का। और आईआईएफटी जो है, इसकी स्थापना 1963 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में स्थित नेशनल टेस्ट हाउस जो है, उसको ड्रोन सर्टिफिकेशन बॉडी का सर्टिफिकेट दे दिया गया है? तो ये है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसा संस्थान है जो कि भारत में इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अगर वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको अपना सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब उन्हें हरी झंडी देते हैं, और उसके बाद से उन्हें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने लगते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में स्थित जो गाजियाबाद है, वहाँ पर एक यूनिट है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट हाउस। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत ड्रोन्स बना रहे थे, अनमैन्ड व्हीकल भी ये बना रहे थे। तो इनके ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल की जो क्वालिटी है, वो मिलिट्री लेवल पे काफ़ी बेहतर पाई गई है। इसकी वजह से इनको ड्रोन सर्टिफिकेशन बॉडी का टेक्सचर दे दिया गया है। अब ये आने वाले समय में भारत सरकार के लिए ड्रोन्स बनाने का काम करेंगे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया काफ़ी पुरानी है। इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। इसके चेयरपर्सन है जैक्से शाह। क्या नाम है? जैक्से शाह। जे शाह मत समझिएगा, जे शाह अलग हैं, इनका नाम है जैक्से शाह। टाटा की ये कौन सी दो कंपनी हैं जिनको भारत सरकार के कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मर्जर के लिए अप्रूवल दे दिया गया है? तो टाटा की दो कंपनी हैं जो कि आपस में मर्जर करना चाहती थी। एक तो है टाटा मोटर्स फाइनेंस, और दूसरी है टाटा कैपिटल। तो टाटा ग्रुप का ये कहना था कि इन दोनों का मर्जर हम कर देंगे, जिससे कि टाटा मोटर्स फाइनेंस को एक नया एक्सपोजर मिलेगा, और मार्केट में बेहतरी
से ये और अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर पाएंगे। तो जून के महीने में टाटा ने इसका प्रपोजल डाला था, फाइनली इसको अप्रूवल अब मिल गया है। टाटा मोटर फाइनेंस, टाटा कैपिटल के जो शेयर्स हैं, उनका पूरा विलय मोटर फाइनेंस में हो जाएगा और इसी के साथ टाटा मोटर्स फाइनेंस जो है, इसकी 4% की हिस्सेदारी टाटा कैपिटल में पूरे तरीके से हो जाएगी। टाटा कैपिटल की स्थापना 2007 में करी गई थी और ये टाटा सन्स की सब्सिडरी है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई और इसके सीईओ हैं राजीव सबरवाल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राजीव सबरवाल। भारत सरकार की तरफ से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका नाम है पेयर प्रोग्राम, ठीक है? और ये प्रोग्राम भारत के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो रिसर्च करी जाती है, उसको और तेजी से बूस्ट करने का काम करेगा। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बीएचयू हो गया, आईआईएससी बैंगलोर हो गया। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर शोध होते हैं, रिसर्च होते हैं। तो इन्हीं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इसका मतलब है पार्टनरशिप्स फॉर एक्लेरेशन इनोवेशन एंड रिसर्च। इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के जितने भी इस तरीके के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। 2024 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप टाइटल आयोजित किया जा चुका है और इस बार इसको कौन सा देश ने जीता है? तो इस बार सीरिया ने इसको अपने नाम कर लिया है और फाइनल में सीरिया ने भारत को हराया है 3-0 से। भारत एक भी गोल नहीं कर पाया, सीरिया ने 3 गोल दागकर अपने नाम कर लिया इंटर कॉन्टिनेंटल कप टाइटल 2024। और आज तक सीरिया ने पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप टाइटल जीता है। भारत इससे पहले 2 बार जीत चुका है टाइटल। 2018 में भारत ने जीता था और फिर लास्ट ईयर 2023 का भी भारत ने ही जीता है। बाय द वे, 2023 से पहले 2022 में आपको बता दूं, ये जीता था साउथ कोरिया ने, ठीक है? तो लास्ट 3 ईयर का आप ध्यान रखें, 2022 में साउथ कोरिया, 2023 में भारत और अब 2024 का जो है, ये सीरिया ने अपने नाम कर लिया है। लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं जून के महीने में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप बोल सकते हो बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो सरकार के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में 6 नई पहल चालू करी गई हैं। किसके द्वारा? तो इसको किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। किरण रिजिजू इस टाइम पे कौन से मंत्रालय के मिनिस्टर हैं? तो ध्यान रखें, ये इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स संभाल रहे हैं। अब इनके द्वारा 6 नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ये पोर्टल एक तरीके से भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको लोगों तक और ईजियर वे में पहुंचाने का तरीका है। ये कौन-कौन से पोर्टल हैं, उनकी पूरी डिटेल भी पीडीएफ में है, तो वहां से एक बार आप पढ़ लीजिएगा उसे। और अगर आप डेली के क्विज नहीं दे रहे हैं, तो अभी भी ध्यान रखिए, डेली काफ़ी मेहनत के बाद वो जो क्विज जनरेट किए जाते हैं टेलीग्राम पे, तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए। उस पे काफ़ी मेहनत लगती है और वो केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। वरना फिर एग्जाम में जाके कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अचानक से नया क्वेश्चन है। तो ऐसा तभी नहीं होता है जब आप इस तरीके के क्विज को अटेंड करते रहते हैं और हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज की डेट में सिलेक्शन पाना इतना आसान नहीं रह गया है जितना सिलेक्शन पहले आसान था। लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और आपको भी सिलेक्शन पाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। हाल ही में नेपाल के आर्मी चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो नेपाल के नए थल सेना अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं अशोक राज सिद्धेल। कौन है? अशोक राज सिद्धेल। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, ये हैं प्रभुराम शर्मा। अशोक राज नेपाल के 45वें आर्मी चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इनका अपॉइंटमेंट यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के द्वारा किया गया है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक इनका पॉलिसी थिंक टैंक लॉन्च किया गया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है ग्रिट। ग्रिट का मतलब है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आपको नाम से ही आ गया है समझ, ये है भूपेंद्र पटेल की सरकार वाला राज्य गुजरात। गुजरात के इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। इन्होंने ही एक नया थिंक टैंक लॉन्च किया है गुजरात का। जैसे केंद्र सरकार ने नीति आयोग लॉन्च किया था ना, आपको याद है नीति आयोग 2015 में लॉन्च किया गया था। नीति आयोग क्या करता है? केंद्र सरकार की हर एक राज्य के लिए जो पॉलिसी होंगी, जो नीतियां होंगी, उनको सोचने और अप्लाई करने का काम करता है। उसी तरीके से गुजरात के अंदर हर एक सेक्टर को के लिए पॉलिसीज बनाने का काम ये वाला थिंक टैंक करेगा जिसका नाम है ग्रिट। जैसे कि गुजरात के अंदर फाइनेंस सेक्टर को कितना पैसा जाएगा, गुजरात के अंदर होम मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल हो गया या फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इन सभी क्षेत्रों में
क्या क्या पॉलिसी अप्लाई करी जाएंगी, ये सब सोचने का काम ग्रिड का होगा। ग्रिड में टोटल 10 मेंबर्स होंगे और ग्रिड के जो चेयरपर्सन होंगे ये गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे जो कि भूपेंद्र पटेल हैं। और ग्रिड के जो वाइस चेयरपर्सन होंगे वो गुजरात के जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। बाकी के जितने होंगे वो सब नॉर्मल सदस्य होंगे। ये एक ऐसा थिंक टैंक होगा जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री को डेली के डेली पूरे गुजरात की रिपोर्ट देगा। मेरा आज का सवाल है आपसे, बहुत ही सिंपल सवाल है। केरल की आधिकारिक भाषा क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच किसी भी एग्जाम के लिए परचेज कर सकते हैं। इसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और 1 लाइनर क्रैश कोर्स। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में जाकर भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको वनडे एग्जामिनेशन में कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपसे दावा है कि आप इसकी मदद से कोई भी एग्जाम बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, इस तरीके के भी रिकॉर्डेड बैचेस हैं एग्जाम इंजन में जिनका आप फायदा ले सकते हैं। अगर आपको लाइव बैच ज्वाइन करना है तो इस टाइम पे फाउंडेशन लाइव भी चल रहा है जो कि 26 अगस्त से चालू हुआ है। और अभी हाल फिलहाल में स्टैटिक जीके भी चालू हुआ है कंप्यूटर के साथ, वो भी लाइव बैच है। तो आप इन दोनों को भी अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।